हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंस ग्लोबल इमिग्रेशन। और ये वीडियो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की मैंने इंग्लिश में बनाई थी एंड एवरीवन वाज लाइक कि आप हिंदी में क्यों नहीं वीडियोस बनाते हो। सो इसलिए अब मैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की वीडियो ये मैंने हिंदी में भी बनाई है। सो दिस इज द हिंदी वर्जन, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की इन डिटेल। सो हम बात करेंगे स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग हर उसके एस्पेक्ट की। जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, आई एम नेहा भल्ला। मैं एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूं, यानी कि मैं लाइसेंस्ड हूं कि आपको कैनेडियन इमिग्रेशन रिलेटेड एडवाइस दे सकूं, आपकी एप्लीकेशन फाइल कर सकूं एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो चलिए, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहला है एलिजिबिलिटी, यानी कि ऐसी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है कि आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हो कि नहीं, कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं। नेक्स्ट है यू कैन नॉट स्पॉन्सर, यानी इसमें हम कुछ सिचुएशंस में आपको बताऊंगी कि अगर इसमें से कोई सिचुएशन आपके पे अप्लाई करती है तो इन केसेस में आप स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते हो। देन हमारा थर्ड है 5 ईयर स्पॉन्सरशिप बैन। ये इसको हम डिस्कस करेंगे। दिस इज रिगार्डिंग अगर आपकी कोई प्रीवियस मैरिज थी, उस रिगार्डिंग है ये पॉइंट, राइट। अगर आपकी कोई प्रीवियस मैरिज नहीं है तो ये आपके लिए नहीं है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इनलैंड एंड आउटलैंड स्पॉन्सरशिप। तो अगर आप अपने पार्टनर को स्पॉन्सर करते हो कि वो यहाँ पे एक परमानेंट रेजिडेंट की तरह आ सके, तो इसके दो प्रोसेसेस है स्पॉन्सरशिप करने के। या आप इनलैंड फाइल कर सकते हो या आप आउटलैंड फाइलिंग कर सकते हो। सो वो डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर कहाँ पे रहते हैं। इसको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैन माई स्पाउस वर्क और स्टडी। तो अगर आप उनको स्पॉन्सरशिप करते हो एज अ पीआर, तो जब तक उनकी पीआर नहीं आती तब तक क्या वो कनाडा में काम कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। इसके बाद मैं आपसे एक कुछ इंपॉर्टेंट CIC की जो वेबसाइट है उसके लिंक्स शेयर करूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जहाँ पे आप जाके रीड कर सकते हो इस एप्लीकेशन के बारे में। एंड कुछ आपके डाउट्स है तो डेफिनेटली उन लिंक से आपको हेल्प होगा। एंड आफ्टर दैट मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपको चाहिए होंगे अगर आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप लगाने का सोच रहे हैं। देन यस, डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि क्या फीस है उस एप्लीकेशन की और कितना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है आजकल। यस, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है कि आप अपने पार्टनर को यहाँ पे कनाडा बुला सकते हो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहली रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट 18। तो आपकी एज एटलीस्ट 18 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर आपने 18 से कम में मैरिज कर ली और आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हो तो वो स्पॉन्सरशिप यहाँ अलाउड नहीं है। आपको एटलीस्ट 18 का होना पड़ेगा अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करने के लिए एज अ पीआर। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आप कनाडा में या सिटीजन होने चाहिए या आपका स्टेटस परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। इन दो सिचुएशन में ही आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हो। थर्ड कंडीशन है लिविंग इन कनाडा, यानी कि आप उस टाइम पे, जिस टाइम आप स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन कर रहे हो, आप कनाडा में रिसाइड करने चाहिए, आप कनाडा में रहने चाहिए। यानी आपको प्रूफ देना होगा कि आप कनाडा में रह रहे हो। उसके प्रूफ आप कैसे दोगे? हाँ, आप कनाडा में एम्प्लॉयड हो, आपका कनाडा में घर है या आप रेंट पे रह रहे हो, तो आपको ये सारे प्रूफ्स देने होंगे कि आप कनाडा में रह रहे हो, राइट। स्पेशली जब आप परमानेंट रेजिडेंट हो, क्योंकि अगर आप सिटीजन हो तो उस केस में एग्जेम्पशन है कि आप कहीं बाहर रह रहे हो तब भी आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हो कनाडा के पीआर के लिए। लेकिन उसमें ये है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हो, लेकिन आपको ये किसी तरह प्रूव करना होगा कि आपकी इंटेंशन ये है कि जब आपकी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप अप्रूव हो जाएगी तो आप वापस कनाडा आके रिसाइड करोगे। एंड फोर्थ पॉइंट है कि आप कोई गवर्नमेंट से सोशल असिस्टेंस नहीं ले रहे होगे, क्योंकि अगर आप सोशल असिस्टेंस ले रहे हैं तो आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। वो शो कर रहा है कि आप खुद ही डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे, तो आप अपने स्पाउस को कैसे रखोगे, राइट। तो इसलिए सोशल असिस्टेंस नहीं लेनी है गवर्नमेंट से, एक्सेप्ट डिसेबिलिटी पेमेंट्स अलाउड है, दैट्स एन एक्सेप्शन। एंड यस, कहीं लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम मेटर्निटी बेनिफिट्स पे है, सिकनेस बेनिफिट्स पे है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो अगर आप मेटर्निटी बेनिफिट्स पे हो या सिकनेस बेनिफिट्स पे हो, जो कि EI के अंडर, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड होता है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज सोशल असिस्टेंस। वो सोशल असिस्टेंस नहीं माना जाता है। तो अगर आप मेटर्निटी पे हो तब भी आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फटाफट से देख लेते हैं हम वो पॉइंट्स जिन केसेस में आप अपने स्पाउस को नहीं स्पॉन्सर कर सकते हो। हियर आर द पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारा है कि आपने किसी और को स्पॉन्सर किया था पहले, राइट। पहले आपने कहीं और मैरिज की, किसी को स्पॉन्सर किया एंड उसको अभी 3 साल नहीं निकले हैं तो आप नहीं कर सकते। सेकेंड है, आपने किसी को जो पहले स्पॉन्सर किया था, मे बी आप
आपका उनसे डिवोर्स हो गया, आप उनसे अलग हो गए एंड उन्होंने गवर्नमेंट से सोशल असिस्टेंस ले ली एंड वो उन्होंने रिटर्न नहीं की, तो चाहे उनकी फॉल्ट है बट स्टिल आपके ऊपर इसका रिजल्ट आएगा, इसका इम्पैक्ट ये है कि आप आगे कोई और न्यू स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते जब तक उनकी वो सोशल असिस्टेंस की पेमेंट पूरी नहीं हो जाती आपके पिछले स्पाउस की। सो थर्ड है, आपने कोई इमिग्रेशन लोन लिया था वो अभी तक नहीं दिया है, कोई बैंकरप्सी है, कोई कोर्ट ऑर्डर है, चाइल्ड एलिमनी चाइल्ड सपोर्ट की पेमेंट्स में डिफॉल्ट है आपका, आप कोई रिमूवल ऑर्डर में हैं, आप जेल में हैं, आपने ऑलरेडी कोई स्पाउस की एप्लीकेशन लगाई हुई है, तो इन केसेस में भी आप एलिजिबल नहीं हो, आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हो। बात करते हैं 5 ईयर स्पॉन्सरशिप बार की। ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी पहली मैरिज हुई थी एंड वो खुद कनाडा कैसे आए हैं, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप है, मतलब आपको किसी ने यहाँ पे एज अ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप प्रोसेस से यहाँ पे बुलाया है एंड उस चीज को अभी 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो जब तक 5 ईयर कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको पीआर बने हुए या आप सिटीजन भी हो जाते हैं उस दौरान, तो भी आप जो है उसके बाद अपनी न्यू स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो जब तक वो 5 ईयर्स का पीरियड कंप्लीट नहीं हो जाता है। सो दिस इज ओनली फॉर दोस्त जिनकी पिछली मैरिज थी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनलैंड एंड आउटलैंड स्पॉन्सरशिप में क्या फर्क है। सो अगर आपको अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना है तो 2 ऑप्शंस है स्पाउस को स्पॉन्सर करने के। एक होती है इनलैंड स्पॉन्सरशिप एंड जिसको हम इन कनाडा क्लास भी बोलते हैं, एंड एक होती है आउटलैंड स्पॉन्सरशिप जिसको हम अंडर फैमिली क्लास भी बोलते हैं, राइट। सो सबसे पहले बात करते हैं इनलैंड स्पॉन्सरशिप, इनलैंड क्लास की। वो कब पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है अगर आपके जो स्पाउस है जिनको आपको स्पॉन्सर करना है वो करंटली कनाडा में है, चाहे वो किसी भी स्टेटस पे हो, वो विजिटर स्टेटस पे है या वो वर्क परमिट पे है या वो स्टडी बेसिस पे है, बट वो कनाडा में रह रहे हैं एंड आप उनके साथ रह रहे हैं, यू आर रिसाइडिंग टुगेदर। ऐसा नहीं एक पर्सन एक प्रोविंस में स्टडी कर रहा है एंड दूसरा पर्सन किसी और प्रोविंस में वर्क कर रहा है, यू शुड बी रिसाइडिंग टुगेदर, दैट्स द मेन थिंग इन इनलैंड एप्लीकेशन। सो आपके स्पाउस कनाडा में होने चाहिए, किसी लीगल स्टेटस पे होने चाहिए और यू शुड बी रिसाइडिंग टुगेदर। तो इस केस में आप उनकी फाइल इनलैंड स्पॉन्सरशिप में लगा सकते हैं, यानी कि इन कनाडा क्लास में। एंड नेक्स्ट है हमारी आउटलैंड स्पॉन्सरशिप, दैट इज दी अंडर द फैमिली क्लास। सो इसमें आप कब अपनी स्पॉन्सरशिप की फाइल लगा सकते हैं? जब आपके स्पाउस इनसाइड कनाडा नहीं है आपके साथ, वो बाहर किसी और कंट्री में है। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके जो स्पाउस है, जो पार्टनर है, वो अभी कनाडा में है, राइट, लेकिन उनका जो प्लान है वो स्पॉन्सरशिप के बाद, लेकिन उनका जो प्लान है यानी कि जिस टाइम पे स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस चलेगा उस टाइम पे आपको लगता है कि आपके स्पाउस जो है कनाडा में नहीं रिसाइड कर सकते ड्यू टू सम रीजंस एंड उनको वापस अपनी होम कंट्री या कनाडा के बाहर ही रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इस केस में भी रिकमेंडेड है कि आप उनकी एप्लीकेशन फैमिली क्लास यानी कि आउटलैंड स्पॉन्सरशिप में लगाए और इनलैंड में ना लगाए। तो जिस भी क्लास में आप एप्लीकेशन लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े से डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट्स का फर्क आ जाता है, इसलिए अकॉर्डिंगली देख के ही एप्लीकेशन लगानी चाहिए कि आपको इनलैंड में लगानी चाहिए एप्लीकेशन या आउटलैंड में लगानी चाहिए। एंड पहले डिफरेंस ये होता था, लोग प्रेफर करते थे इनलैंड में लगाना है क्योंकि इनलैंड में एक बेनिफिट होता था कि आपके स्पाउस जो है वो वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं एंड जब तक आपकी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल पे डिसीजन नहीं आता तब तक वो काम भी कर सकते थे कनाडा में। एंड आउटलैंड में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती थी, बट रिसेंटली अभी मई 2023 में ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं न्यू मेजर्स जिसमें वो ये ला रहे हैं अब कि आउटलैंड एप्लीकेशन में भी जो स्पाउस है वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो कि है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए अगर आपको अपनी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप लगानी है, राइट। तो आपने चाहे स्पॉन्सरशिप अभी नहीं, मे बी 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद लगाने का प्लान करें, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ताकि आप अभी से प्रिपेयर कर सको वो डॉक्यूमेंट्स। सो सबसे पहला है स्पॉन्सर स्टेटस इन कनाडा, यानी आप जो अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए अप्लाई कर रहे हो स्पॉन्सरशिप, तो आपको प्रूफ करना है गवर्नमेंट को कि या आप कैनेडियन सिटीजन हो या आप कनाडा के पीआर हो। तो सिटीजन प्रूफ करने के लिए आप अपना पासपोर्ट यूज कर सकते हो, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, कैनेडियन पासपोर्ट। एंड अगर आप पीआर हो तो आप अपना पीआर कार्ड यूज कर सकते हो, अगर आपका पीआर कार्ड अभी तक नहीं आया है तो आप COPR यूज कर सकते हो। एंड अगर आपका पीआर कार्ड एक्सपायर्ड हो गया है तो भी आप एक्सपायर्ड पीआर कार्ड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी खत्म हो गई है, सिर्फ कार्ड एक्सपायर हुआ है बट यू आर स्टिल अ परमानेंट रेजिडेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है हमारे स्पॉन्सर के एम्प्लॉयमेंट या इनकम सोर्स के डॉक्यूमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है।
आई नो कोई मिनिमम इनकम क्राइटेरिया नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू शो कि आप कुछ तो इनकम है आपके पास, कुछ फंड्स हैं कि आप अपने स्पाउस को खुद को सपोर्ट कर सकते हो. सो आपकी एम्प्लॉयमेंट है, जो आपका जॉब लेटर है, मे बी आपकी सैलरी स्लिप्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स, दैट इज आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट्स है कि आपका जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है यानी जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हो, जो आपके स्पाउस है, उनके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए. उनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, उनका पासपोर्ट कॉपी चाहिए हमको, उनका स्टेटस डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर वो इनसाइड कनाडा है तभी उनका स्टेटस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कि अगर वो इनसाइड कनाडा है तो किस बेसिस पे है कनाडा में. विजिट पे है तो आपको उनका विजिट वीज़ा जो लगा हुआ है पासपोर्ट में वो दिखाना पड़ेगा. अगर वो वर्क परमिट पे है तो उनकी वर्क परमिट की कॉपी चाहिए होगी. अगर वो स्टडी परमिट पे है तो उनकी स्टडी परमिट की कॉपी चाहिए होगी. बेसिकली उनका स्टेटस प्रूफ. एंड येस, अगर आप आउटलैंड एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उनका कोई स्टेटस डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए. देन उनका बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, उनकी नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लाइक इंडिया में आधार कार्ड, राइट. सो इस तरीके से वो जिस भी कंट्री के है, उस कंट्री की, हर कंट्री की अपनी एक नेशनल आईडी होती है, सो वो रिक्वायर्ड होगी. देन उनका एड्रेस प्रूफ बेसिकली रिक्वायर्ड है. देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इज मैरिज सर्टिफिकेट. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच प्रूव्स दैट यू आर मैरिड. पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ स्पाउसल स्पॉन्सरशिप. आपके एप्लीकेंट का, आपका नहीं, आप तो ऑलरेडी सिटीजन या पीआर है, आपके स्पाउस का पीसीसी रिक्वायर्ड है. उनकी डिजिटल फोटो रिक्वायर्ड है जिसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस दी होती है, उसी स्पेसिफिकेशन की चाहिए होती है. उसके बाद बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कहीं लोग ऑलरेडी मेडिकल्स दे देते हैं एंड उसके बाद कहते हैं हमें स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस स्टार्ट करना है. तो प्लीज ये मिस्टेक मत करो. ये कोई आपकी सुपर वीजा, विजिट वीजा की एप्लीकेशन नहीं है कि अपफ्रंट मेडिकल्स चल जाएगी. इस सिनेरियो में, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के सिनेरियो में, हमें अपफ्रंट मेडिकल्स नहीं चाहिए होते हैं. मेडिकल्स तभी कराने होते हैं जब आईआरसीसी से रिक्वेस्ट आती है मेडिकल्स की. तो एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले मेडिकल्स नहीं चाहिए. उसके बाद आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ, सबसे ऐसे प्रूफ जिनकी वजह से ही मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस डिक्लाइन होती है, रिलेशनशिप प्रूफ्स. सो मोस्टली एप्लीकेशंस जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की डिक्लाइन होती है, उनका रीजन ये होता है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है. तो आप ये नहीं प्रूव कर पाते कि आप एक्चुअली में मैरिड है, एक्चुअली में एक जेन्युइन रिलेशनशिप में है. तो रिलेशनशिप प्रूफ देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन के लिए. इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो. सो यस, यानी ये रिलेशनशिप प्रूफ डॉक्यूमेंट्स में आपको डिपेंड करता है कि आप इकट्ठे रह रहे हो तो थोड़े से डॉक्यूमेंट्स डिफर करते हैं. एंड अगर आप अलग रह रहे हो, यानी कि आउटलैंड में फाइल लगा रहे हो, साथ नहीं रह रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स थोड़े से डिफर करते हैं. एंड अगर आपकी मैरिज को 2 ईयर से लेस हुए तो कुछ और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बट स्टिल इन शॉर्ट मैं आपको भी बता देती हूँ कि अगर आप इकट्ठे, आप टुगेदर डिसाइड कर रहे हैं, इफ यू आर लिविंग टुगेदर, तो आपको जहाँ डिसाइड करें मे बी जॉइंट आपको एग्रीमेंट्स दिखाने होते हैं. जैसे जॉइंट रेंटल एग्रीमेंट है, आप किसी रेंट के प्लेस पे हो, जॉइंट यूटिलिटी अकाउंट्स दिखा सकते हो, बैंक अकाउंट्स दिखा सकते हो, जॉइंट बैंक अकाउंट्स, व्हीकल इंश्योरेंस, एनी गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स, यू नो, एनी डॉक्यूमेंट्स शोइंग सेम एड्रेस, राइट. आपकी किसी डॉक्यूमेंट, स्पाउस के डॉक्यूमेंट पे भी वही एड्रेस है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, विच शोज अ कॉमन एड्रेस, right. And in case you are not residing together, then there are some different proofs like proof of contact, कि how are you contacting with each other, WhatsApp chats required होती है, आपकी Facebook chats, emails, such things are required. Proof of visits, your airline tickets, your airline tickets are required, your boarding passes, passport copies showing entry exit stamps. So these can be proof to show that you visited your spouse if you're not residing together. And if your marriage is less than 2 years, then there are some additional mandatory documents like photographs of weddings and ceremonies, any other photographs before marriage, after marriage. आप किसी ट्रिप पे गए, उधर की फोटोग्राफ्स हो गई, तो आपको काफी सारी फोटोग्राफ्स दिखानी पड़ती है शो करने के लिए अपना रिलेशनशिप प्रूफ. एंड ये नहीं कि आप खाली अपनी और स्पाउस की दिखा दे, विद फैमिली फोटोग्राफ्स ऑल्सो. सो यस, अब डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की भी बात हो गई. अब बात करते हैं कि अगर आपको खुद से ये एप्लीकेशन लगानी है तो कहाँ पे लगानी है. तो इसके लिए एक परमानेंट रेजिडेंसी पोर्टल है, पीआर पोर्टल, उसका लिंक मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है. तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके बाद आप वहां से अपनी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप फाइल लगा सकते हैं. एंड यस, अगर आपको कोई डाउट्स है एंड इफ यू थिंक कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस है या आपको हमारे थ्रू ये फाइल लगवानी है, तो डेफिनेटली आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के लिए कैसे फाइल लगानी है, क्या करना है, एंड सारी आपका प्रोसेस हम करके देंगे.
एंड यस, टॉकिंग अबाउट फीस की कितनी फीस है स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की, गवर्नमेंट फीस क्या है. सो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की आपकी गवर्नमेंट फीस है $1080 एंड बायोमेट्रिक्स फीस इज $85. सो दिस इज दी गवर्नमेंट फीस फॉर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन. एंड प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो गवर्नमेंट वेबसाइट IRCC पे इनलैंड प्रोसेस का अलग टाइम है, आउटलैंड का अलग टाइम है, 14 से 16 मंथ्स दिखाता है. बट जनरली जो आजकल ट्रेंड है हमारे क्लाइंट्स की, जैसे हम फाइल लगा रहे हैं एंड हमें विद इन 5 to 6 months डिसीजन आ रहे हैं स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के केसेस पे. सो गुड टाइम टू अप्लाई फॉर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है. ओके, सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपके स्पाउसल स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो. तो हमारी जो कंपनी है सैंड्स ग्लोबल इमिग्रेशन, वो ऐसी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप केसेस लेती है. अगर आपको अपनी स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन हमारे थ्रू लगानी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे एप्लीकेशन को फाइल करने में. एंड अगर आपकी कोई जनरल क्वेरीज ही है जो आपको मेरे साथ डिस्कस करनी है, तो एक बुक कंसल्टेशन का लिंक भी है, तो आप उस लिंक पे जाके एक मीटिंग, गूगल मीटिंग या व्हाट्सएप कॉल की बुकिंग कर सकते हैं. एंड देन डेफिनेटली हम 1-on-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं एंड आपके डाउट्स एंड क्वेरीज आई कैन टेक. So yes, if you liked my video, don't forget to like my video and subscribe my channel. And yes, definitely I will try कि मैं और videos को हिंदी में लेके आऊँ आपके लिए. Thank you so much.